हो गया, थैंक यू। ई कॉस 60 ये हो जाएगा। अच्छा इसी तरीके से मैं दूसरे वाले के कंपोनेंट्स भी ले लूं, ये क्या होगा ई कॉस 60 और ये क्या होगा बताओ जरा ई साइन 60। मुझे खुद बताओ ये ई साइन 60 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिलेगा क्या यहां से 2e cos 60 हाफ होता है, तो ये ई नेट कितना आ जाएगा ई। अभी ई की वैल्यू निकालनी है अपने को। ई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बड़ा सीधा सा हिस्सा है बच्चे, अपने को ये डिस्टेंस चाहिए, ये डिस्टेंस। मैं यहां तक की डिस्टेंस पहले निकालता हूं, ये 60 डिग्री होगा, ये लेंथ जानते हो कितना होगा, ये लेंथ होगा a साइन 60। बच्चे ये 90 है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो ये a है, ये 60 है, तो ये पूरी लेंथ कितनी होगी a साइन 60। और तुमने मैथ्स में जरूर पढ़ा होगा कभी ना कभी, तो ये 2:1 में डिवाइड करता है ना। तो मैं इसको लिख दूं 2/3। मेरे को ये लेंथ चाहिए, ये लेंथ चाहिए, तो क्या मेरे को ये लेंथ निकालनी है, तो मैं इसको 2/3 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिकॉज ये पूरी लेंथ क्या है 2:1 में डिवाइड होती है। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? सो व्हाट यू विल गेट बच्चों, जरा मुझे निकाल के बताओ कितना आएगा। a/√3 और अपने को e की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, e की वैल्यू मिलेगी gm/a/√3 का होल स्क्वायर, दैट इज gm एब्सोल्युटली नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ही आने वाला। इज इट क्लियर बच्चे? एग्जैक्टली ये आंसर है, आप इसे नोट करो जरा, जस्ट नोट इट डाउन। कितने लोगों ने कैलकुलेट कर दिया था पूरा ये कैलकुलेशन कितने लोगों ने निकाला था? तुम लोगों से नहीं हुआ था क्या? और ये एग्जैक्टली आंसर है इसका। खैर मैं इसमें बात ये भी कर रहा था कि इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं हम, और उस पर हमें फोकस करना है। दूसरा तरीका ही सिखाने के लिए मैंने तुम्हें ये क्वेश्चन दिया है। अगर मुझे इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कराना होता तो मैं देता भी नहीं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन लास्ट टर्म पे हमने किए थे। लास्ट टर्म पे पहला ही क्वेश्चन मैंने ऐसा लिया था तुम्हें। अब यहाँ पे सीखो, मेरे ख्याल से काफ़ी लोगों ने उस तरीके से किया भी होगा। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो, मैं वापस इस क्वेश्चन में आता हूँ, थोड़ा सा चेंज करूँगा और मैं पिछले वाले क्वेश्चन पे जा रहा हूँ। पहले भी पिछले वाले पे, वहाँ पे हमने क्या किया था याद करो जरा। और नेट यहाँ पे ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आई थी? 0। नेट ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी थी? 0। मुझे बस एक बात बताना, इस मास ने ये एक ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस की और इस ग्रेविटेशनल फील्ड ने इन दोनों के ग्रेविटेशनल फील्ड के रिजल्टेंट को कैंसिल आउट कर दिया। बच्चे ये रिजल्टेंट 0 प्रोड्यूस कर रहा था, इज दैट क्लियर? कर रहा था ये, और ये अगर 0 प्रोड्यूस कर रहा है तो ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड इसने प्रोड्यूस किया है वो इन दोनों के रिजल्टेंट को कैंसिल आउट कर रहा होगा। अरे तभी तो 0 आएगा। क्या मैं स्ट्रेट अवे कह सकता हूं कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है डेफिनेटली ई आ रहा होगा इसके ऑपोजिट में, तभी ये ई इसको क्या कर सकता है? कैंसिल आउट कर सकता है। यही होना चाहिए। अरे श्योर? तो इसमें अपने को कहना क्या था कि भाई ये बताओ, अगर ये तीनों होते तो रिजल्टेंट क्या होता? 0। रिजल्टेंट 0 होता। अगर अब ये नहीं है तो इसका मतलब है ये जिस वेक्टर को कैंसिल कर रहा था वही वेक्टर तो पिक्चर में बचेगा, और ये कैंसिल इस ई से इस ई को कैंसिल कर रहा था, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए? ई। आर यू गेटिंग दिस थिंग? मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ,
भाई अगर ये तीनों थे तो रिजल्टेंट कितना था 0। अगर इनमें से एक हट गया तो जो इसकी वजह से फील्ड जो कैंसिल कर रहा था इन दोनों के रिजल्टेंट को, उसी के बराबर की इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगी यहाँ पे। तो एग्जैक्टली इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, E के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली E से इस E को क्या कर रहा होगा, कैंसिल, और तभी ये रिजल्टेंट क्या प्रोड्यूस कर सकता था, 0। आई होप ऑल ऑफ यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट। अरे श्योर, इस बात को लिख लो, और ये काम का पॉइंट है, एंड वी कैन जनरलाइज दिस स्टेटमेंट, वी कैन जनरलाइज दिस स्टेटमेंट। समझ नहीं आई क्या मेरी बात? इसी से किया था तुमने, कंपोनेंट से। बात समझ आ गई तुम्हें ये? आर यू गेटिंग दिस थिंग? अब इसको देखो, जनरलाइज क्या करना है, कैसे करते हैं, इसको बात समझिएगा। ये क्वेश्चन सही बताऊं तो इतने में देगा भी नहीं कोई। इसमें जो क्वेश्चन मैंने उठा के तुम्हें सिखाने की कोशिश की है तो सबसे आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का या इस कंसेप्ट का यूज़ क्या होगा इसके बाद आते हैं। पहले तो तुम इसका एक स्टेटमेंट याद रखना कि जब भी कोई रेगुलर ज्योमेट्री होती है, जब भी कोई रेगुलर ज्योमेट्री है, दिस इज द रेगुलर ज्योमेट्री। इक्विलैटरल ट्राइंगल इज अ रेगुलर ज्योमेट्री। तुम्हारा स्क्वायर हो गया एक रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर पेंटागन, रेगुलर हेक्सागन, समझ गए? दीज आर द रेगुलर ज्योमेट्री। उनका एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, सभी का एक ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है। जैसे इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर क्या था, सेंट्रॉइड। स्क्वायर का ज्योमेट्रिकल सेंटर उसका सेंटर होगा, सभी का एक सेंटर होता है। तो इसमें मैं जो बोलना चाहता हूँ समझिएगा, लाइक कभी भी अगर ऐसे एक रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर ज्योमेट्री का कोई ऐसा शेप है, ओके, और उन पर इक्वल मासेस रखे हुए हैं। इक्वल मासेस समझ रहे हो, M, M एंड M। तोला नहीं तुम्हें? तो देखो जरा, इसमें ये रेगुलर ज्योमेट्री है, उनके वर्टिसेस पे सेम मासेस रखे हुए हैं, तो डेफिनेटली उनका जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, उसके ऊपर नेट ग्रेविटेशनल फील्ड डेफिनेटली 0 होगा। इसमें तुम लोगों ने प्रूफ किया है वैसे, और ये बात मैं जनरलाइज कर रहा हूँ, सब में वैलिड है, सब में वैलिड है। तुम स्क्वायर में भी चेक कर सकते हो, स्क्वायर आसान है इसलिए चेक किया जा सकता है। बाकी को और भी कोई सिमेट्रिकल सिस्टम में सब में नहीं चेक कर पाओगे, लेकिन कुछ में तो जरूर चेक कर लोगे। बट ये इन जनरल हमेशा वैलिड है। इज दैट क्लियर? ये इन जनरल क्या है बच्चों, हमेशा वैलिड है। ये स्टेटमेंट नोट करो। मुझे डिक्टेट करना पड़ेगा क्या? अब लिख लो, मेरी इंग्लिश वीक है वैसे भी, लिख लो इसको। रेगुलर ज्योमेट्री में वर्टिसेस में सेम मास होने चाहिए, तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे नेट ग्रेविटेशनल फील्ड 0 होगा। ओके, बात क्लियर हो गई बच्चों ये? और उसी का हमने यूज किया था पिछले क्वेश्चन में। तो मुझे ये बताओ, जो क्वेश्चन मैंने ये दिया था,
और यहां पर मैंने ग्रेविटेशनल फील्ड पूछा था, तो क्या ये समझ आता है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा, ई के बराबर आएगा। और कैंसिलेशन वाले मेथड से इसको यूज करो, वो मैंने भी ये जो बताया ना कि अगर वो तीसरा भी होता तो रिजल्टेंट 0 होता, मतलब ये बाकियों के रिजल्टेंट को कैंसिल करेगा, इसका मतलब बाकियों का रिजल्टेंट क्या होगा, ई के बराबर होगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? इसके क्वेश्चन का यूज, जैसे एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही दे रहा हूं, वो देखना बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और उसके लिए भी आंसर करना मेहनत लगेगी तुम्हें, उसके लिए तुम्हें एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक रेगुलर पेंटागन है ये, ठीक है, रेगुलर पेंटागन है ये, और ये जो ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, वहां से इसकी डिस्टेंस आर है, दैट इज गिवन टू यू, ये आपको गिवन है, दिस इज गिवन टू यू दिस टाइम। ओके बच्चों, और क्वेश्चन कहता है कि यहां पर जो नेट ग्रेविटेशनल फील्ड होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। उसकी उसका रिजल्टेंट या नेट ग्रेविटेशनल फील्ड सेंटर पे क्या होगा। क्या ये समझ आता है लास्ट वाला जो कंसेप्ट हमने यूज किया था? अच्छा, इसमें तुम रिजल्टेंट निकाल नहीं पाओगे या बहुत मुश्किल होगा निकालना, क्योंकि तुम जरा सोच के देखो, इसमें जो भी फील्ड आएगी ना, उन सभी के बीच का एंगल 72 डिग्री आएगा। अरे भाई, ये बिल्कुल एक सिमेट्रिकल सिस्टम है ना, ये ई ये इधर ही इधर ही इधर ही, उनके बीच का एंगल 72 डिग्री आएगा। सेंटर से जब सभी वर्टिसेस को जोड़ते हैं ना, तो सेंटर से जो वो एंगल फॉर्म करता है दैट इज 72 डिग्री। अरे भाई 360/5 72 हुआ ना। अब तुम सोच के देखो कि 2 वेक्टर्स या 4 वेक्टर्स है जिनके बीच का एंगल 72 डिग्री है, क्या वो प्रैक्टिकली डील हो पाएगा? आसान तो नहीं होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, देखो ये इधर इधर, और ये एंगल सारे जानते हो कितने हैं? ये 72, ये 72, ये 72, ये उसका डबल होगा, 72 का डबल होगा। अब इसको वेक्टर में डील करना आसान नहीं है, इट्स नॉट एन ईजी पार्ट। लेकिन इसके रिजल्टेंट को, वो जो कंसेप्ट मैंने अभी इससे पहले पढ़ाया था, उससे सॉल्व करना बहुत आसान है। अब सोच के देखो, कंसेप्ट क्या है? रेगुलर ज्योमेट्री होना चाहिए, सभी के वर्टिसेस पे सेम मास होना चाहिए, सभी वर्टिसेस पे। अगर यहां पर m मास है, अगर इफ देयर इज द मास m, कैन वी श्योरली से दैट द नेट ग्रेविटेशनल फील्ड एट दिस सेंटर विल बी 0? क्या हम कह सकते हैं? और इसी का यूज करेंगे। अब मुझे ये बताओ, ये कितना, ये कुछ E प्रोड्यूस करता? वैसे मैग्नीट्यूड सबका E ही होगा, लेकिन ये E प्रोड्यूस करता हो, ये E कर क्या रहा है? इन चारों के रिजल्टेंट को क्या कर रहा है? कैंसिल। इसका मतलब इन चारों का रिजल्टेंट इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट आना चाहिए, और वो एग्जैक्टली ऑपोजिट, भाई वेक्टर को कैंसिल करना है तो एग्जैक्टली ऑपोजिट वेक्टर होना चाहिए, और मैग्नीट्यूड में भी क्या होना चाहिए? इक्वल। सो क्या मैं श्योरली कह सकता हूं कि इन चारों का रिजल्टेंट E होगा, तभी इस E से कैंसिल हो करके रिजल्टेंट क्या प्रोड्यूस करेगा? 0। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? और E निकालना आसान है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ E विल बी स्ट्रेट अवे gm/r²। तो उस कंसेप्ट का यूज समझ आता है बच्चों, ये उसका एप्लीकेशन है।
इसीलिए उसको मैं यूज़ कर रहा था। बड़ा अच्छा पार्ट है। देखो थ्योरी उतनी है बट ये सब ऑब्जर्वेशंस हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी तुम्हें GM/r² या GM/a² ही फील्ड पढ़ाया था, अभी भी वही यूज़ कर रहे हैं। बट आप देखो क्वेश्चंस में बहुत बेसिक तरीके से उसको क्या करते चले जा रहे हैं, यूज़ करते चले जा रहे हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकता हूँ, बहुत सारे हिस्से बहुत मतलब इनफाइनाइट क्वेश्चंस पॉसिबल है। बट अपने को अभी उतने क्वेश्चंस नहीं करने, अपने को तो बेसिक्स को समझना है कि फोर्स है और उसको कैसे क्वेश्चंस में अप्लाई किया जा रहा है, क्योंकि अपने को एप्लीकेशन मेनली पढ़ना होता है। तुम लोगों ने इतने दिनों में एक बात तो सीखी होगी कि भाई फिजिक्स में एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ द थ्योरी पार्ट। थ्योरी जब तक तुम्हें नहीं आएगा तब तक तुम उसे अप्लाई नहीं कर सकते, बट अप्लाई करने के लिए आपको तरीके पता होने चाहिए, आपको अप्लाई करना आना चाहिए। और एप्लीकेशन के लिए आपको क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस करने पड़ेंगे। उनमें से एक क्वेश्चन था, आर यू गेटिंग दिस थिंग? अगर मैंने सीधे ये क्वेश्चन उठा के दे दिया होता ना, तो में से मेजॉरिटी लोग वेक्टर सम ही कर रहे होते और वो 72 डिग्री डील करना फिर मुश्किल होता। बट अब समझ आ रहा है कि कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं हम लोग। दैट इज़ द सिचुएशन। चलो तो मुझे ये बताओ, ये थोड़ा बहुत ये हिस्सा समझ आ गया तुम लोगों को? क्लियर है आप सभी लोगों को ये? चलो यहाँ पर वैसे ग्रेविटेशनल फील्ड मैंने जैसे लास्ट दिन पे भी तुम्हें सिखा रहा था, तो मैंने तुम्हें बोला था दीज आर, ये जो वैल्यू है ग्रेविटेशनल फील्ड की, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पॉइंट मास। याद आया आपको? ये मैंने किसकी वजह से बोला था? पॉइंट मास की वजह से। पॉइंट मास के अलावा और भी फील्ड हो सकते हैं, जैसे लाइन में अगर मास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, स्फीयर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो, प्लेट पे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड हो। बट इन सभी को फील्ड निकालने के लिए, इन सभी का फील्ड निकालने के लिए, इन सभी को डील करने के लिए अपने को इंटीग्रेशन यूज़ करना पड़ेगा। अभी मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें, मुझे भी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा मतलब क्वेश्चन कराने में बहुत यूज़ नहीं करना चाहता अभी, कम से कम अभी तो मेरा इंटेंशन है कि ये फॉर्मूला आप यूज़ कर पाओ। बट हाँ, हम निकाल सबका सकते हैं, ये बताने का बस ये मोटिव है कि उनका कैलकुलेशन भी किया जा सकता है पॉइंट मासेस के अलावा भी, बट उसके लिए अपने को इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी तो मैं ग्रेविटेशनल फील्ड के हिस्से को अभी यहीं पे रोक रहा हूँ, जब थोड़ा इंटीग्रेशन अभी और पढ़ लेंगे तब वापस आएंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड बेसिक आइडिया क्लियर हो गया आप सभी लोगों को? स्पेशली पॉइंट मासेस को अगर आएगा तो आप लोग डील कर पाओगे। चलो दैट्स इट। यहाँ पर अगला हिस्सा जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो सुन लो बेटा, अभी लिखो नहीं, बोल लेने दो, अभी कहानी सुना लेने दो मुझे, फिर लिखना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअल में क्या है ना, कि आप लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी तो सबने पढ़ा होगा ना, पूरी बात पढ़ी है ना पोटेंशियल एनर्जी की। देखो पोटेंशियल एनर्जी केवल mgh नहीं होता, पहले तो वो काफ़ी लोग को मैंने पढ़ाया है, अब तुम सभी ने पढ़ा होगा, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखियो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी का मतलब सीधे mgh नहीं होता, दैट इज़ नॉट द mgh एक्चुअली। सो लिसन नाउ, पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, देखो कभी भी जब भी टर्म पोटेंशियल एनर्जी आए ना, तो डेफिनेटली पोटेंशियल एनर्जी हमेशा डिफाइंड होता है कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए। इट इज़ ओनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। सबको याद है कंजर्वेटिव फोर्सेस? ईमानदारी से बताओ, नाम भूल गया हूँ तुम्हारा, तुम ही बता दो नाम। हाँ राजवीर, मैं नाम नहीं याद आ रहा था, राजवीर। राजवीर तुम तो भूल गए हो, और कौन भूल गया ऐसे बताओ? कितने लोगों को नहीं पता है कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होता है? ईमानदारी से बताओ बेटा, मैं यहाँ कोई तुम्हें मार्क्स नहीं देने बेटा, पढ़ा नहीं है कि याद नहीं है? पढ़ा नहीं था, तुमने भी नहीं पढ़ा, और किसने नहीं पढ़ा? जिन्होंने पढ़ा उन्हें तो याद नहीं है, जो नहीं पढ़ा फिर तो भूल ही जाओ। तो लानी तुम्हें भी याद, तुमने भी हाथ उठा दिया है, तब तो वो उसको भी याद नहीं होगा। कहाँ के अंशुल? अंशुल याद है तुम्हें? छुपे बैठे हो तुम्हें। फोर्सेस विच आर कंजर्व्ड, सुसाइडल टेंडेंसीज आ जाएंगी ऐसे आंसर सुन सुन के मेरे को तो यार। पर लिटरल मीनिंग थोड़े पूछ लिया है। कंजर्वेटिव फोर्सेस, फोर्सेस विच आर कंजर्व्ड।
जब मैं जेई की प्रिपरेशन करता था तो एक एग्ज़ाम में देने गया। अच्छा, आई वॉज विद द CBSE बोर्ड, तो उसमें केमिस्ट्री में चैप्टर हुआ करता था। सुन लो एक बड़ी मज़ेदार स्टोरी, इसका आंसर को सुन के याद आ गया मुझे। तो पता नहीं शायद तुम लोग को भी होगा, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मुझे जितना याद आ रहा मैं उतना बता रहा हूँ, काफ़ी साल हो गए इस बात को। तो उसमें शायद आता था व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ट्रंकुलाइजर्स, और शायद उसका आंसर होता है कि बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करने का काम आता है। ये केमिस्ट्री में है। अब जहाँ तक मेरे को याद है, अब ये मत कहना कि सर ने ट्रंकुलाइजर ये बोला था, जहाँ तक मेरे को याद है कि द ट्रंकुलाइजर्स आर दी मेडिसिन या जो कि जिसका यूज़ होता है बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस करने के लिए फीवर ईवर में। तो ऐसा कुछ करके था। तो मैं क्या करता था कि वो रट्टा मार के खूब चैप्टर पढ़ के गया था कि यार ये भी आता है मेंस में। हाँ मेंस था तब, वो जो मेंस होता है ना तुम्हारा ये अभी, उस समय AR ट्रिपल हुआ करता था ये। तो उसे रट्टा रट्टा मार के पहुँच गया। और जो हमारे सर थे वो पढ़ाते नहीं थे ये सब चैप्टर, वो मानते थे पढ़ लेना, मैं नहीं पढ़ाऊँगा। छोटे छोटे चैप्टर्स थे। तो मैंने रट्टा मार के बहुत खुश था कि मेरा आई हैव सिक्योर्ड 3 more मार्क्स। अच्छा, मेरे जो फ्रेंड्स थे वो और मेरे से भी चिल थे, कहते जितना पढ़ाया उतने से हम करेंगे, नहीं तो आगे नहीं करेंगे। तो अच्छा, मैं थोड़ा पढ़ के रट्टा मार के कि खुश था कि मैंने 3 नंबर एक्स्ट्रा अचीव किए, इनको पीछे कर दिया। और मेरे कई सारे फ्रेंड्स थे जो वो वहाँ के लोकल मीडियम से थे, हिंदी मीडियम था उनका, तो पहुँच गए। अच्छा, वो क्या करते थे कि हिंदी में पेपर मंगाते थे। जैसे उस समय क्या था, अभी का मुझे नहीं पता। तो समवन इज इन इंग्लिश तो प्रॉपर इंग्लिश में आएगा। किसी ने अगर हिंदी मीडियम में मंगाया ना तो उनको बड़ा बेनिफिट था। उनको क्या होता था कि इंग्लिश में भी आता था, हिंदी में भी आता था उनका, और उसका वो बेनिफिट लेते थे। आता वैसे उन्हें भी हिंदी में बहुत आता नहीं था, लेकिन क्योंकि उनका मीडियम था तो हिंदी में मंगाते थे। उन्हें पता था कि इंग्लिश में भी पेपर आएगा, हिंदी में भी आएगा, पूरा इंग्लिश में सॉल्व करते रहते। अब वो जब क्वेश्चन आया कि व्हाट इज ट्रंकुलाइजर, अब वो फैल गए कि यार मेरे को तो आता ही नहीं है यार, क्या करें। कहता हिंदी में पढ़ के देखे शायद फ़ायदा हो जाए। अच्छा, हिंदी में वो प्रॉपर वर्ड ही वैसा लिख के आता है जैसे उसने आंसर दिया। उसमें आता ज्वर रोधी, ज्वर का मतलब होता है फीवर हिंदी में। अब उन्हें कोई नहीं पता, कोई मतलब नहीं क्या है क्या नहीं। अब उन्होंने वो हिंदी वर्ड पढ़ा ना, ट्रंकुलाइजर से कोई लेना देना नहीं उनका। और जैसे वो पढ़ा, आप कहते यार ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि खुद ही क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। तो उन्होंने तुरंत आंसर कर दिया कि लोअर डाउन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, है ना। तो वो बेनिफिट हो गया। यहाँ बेनिफिट नहीं हुआ तुम्हें। तो वो उन लोग का आंसर, मैं बड़ा खुश था कि यार मैंने तो इनको 3 नंबर से तो पीछे किया कम से कम। वो पता चला वो सब हिंदी में चिपका के चले आए। तो भाई हर जगह लिटरल मीनिंग मत लगाया करो भाई, गड़बड़ हो जाएगा। कम से कम इंग्लिश में तो बहुत ज़्यादा होता है। और बताओ किसे याद है कि नहीं याद है? तुम्हें हिमानी याद है? विच? उल्टा बोल दिया तुमने। देखो एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, 2 टाइप के फोर्सेस होते हैं जनरली, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। कंजर्वेटिव फोर्सेस बहुत लिमिटेड होते हैं और नॉन कंजर्वेटिव बहुत सारे हैं। तो उनमें मतलब क्या है, अंतर क्या, पहले वो समझते हैं। जिनको नहीं पता हो लिख लेना, ठीक है, जिनको पता है याद रखना। कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस होते हैं जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। आप किसी भी पाथ से ले जाओ वर्क डन उतना ही होगा। और नॉन कंजर्वेटिव डेफिनेटली उसका उल्टा होगा। ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? द फोर्सेस हुज वर्क डन डू नॉट डिपेंड्स ऑन द पाथ। और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस जिनका वर्क डन किस पे डिपेंड करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। कंजर्वेटिव फोर्स के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं और नॉन कंजर्वेटिव के बहुत सारे हैं। नहीं सॉरी, कंजर्वेटिव के कम है, नॉन कंजर्वेटिव के ज़्यादा हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस में जो अपने को पढ़ने में उनकी बात करता हूँ। सबसे पहला जो तुमने पढ़ा था वो है स्प्रिंग फोर्स। सबसे पहला क्या है? स्प्रिंग फोर्स, याद है, हाफ के स्क्वायर। दूसरा फोर्स यही है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ द कंजर्वेटिव फोर्स। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कंजर्वेटिव फोर्स। इज इट क्लियर? और थर्ड एग्जाम्पल होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कल मैंने लिखा था ना, याद है, K(Q1Q2/R², याद आया? वो कूलम्बिक फोर्स होता है। कूलम ने दिया था तो कूलम्बिक फोर्स कह दिया। वो भी एक एग्जाम्पल है किसका? कंजर्वेटिव फोर्स का। तो लिमिटेड ही मिलेंगे अपने को, बहुत लिमिटेड सा हिस्सा पढ़ना है। तो कंजर्वेटिव फोर्स क्लियर हो गया तुम लोग को? ऐसा फोर्स जिसका वर्क डन किस पे डिपेंड नहीं करता है?
पाथ पे डिपेंड नहीं करता। इज दैट क्लियर? उसका वर्क डन पाथ पे डिपेंड नहीं करता, कैसे भी जाए वो वर्क डन उतना ही होगा। जैसे ये है, अब यहां से मास को तुमने ड्रॉप किया है सीधे यहां से यहां से रिलीज किया है, वो यहां से यहां पहुंचा, ग्रेविटी वर्क करेगा। अगर तुम इसको ऐसे स्लाइडर के थ्रू भी ड्रॉप करोगे ना यहां से यहां, और हाइट अगर सेम है, तो भी ग्रेविटी का वर्क डन कितना होगा? दोनों ही केस में जानते हो कितना होगा? mgh। फर्क नहीं पड़ता कि तुमने यहां से स्लाइड कराया है, यहां से थ्रो किया है, यहां से गिराया है। इज इट क्लियर? अब ये पाथ अलग है, ये पाथ अलग है, लेकिन वर्क डन दोनों का क्या होने वाला है? mgh। दिस इज द कंजर्वेटिव फोर्स। और नॉन कंजर्वेटिव का एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स मेरे ख्याल से समझ गए होगे। फ्रिक्शनल फोर्स में डेफिनेटली अगर पाथ बदलोगे तो वर्क डन क्या तुम्हें ज़्यादा करना पड़ेगा, एंड दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक और फोर्स है वो विस्कस फोर्स, याद है वो? विस्कस फोर्स कहाँ पे पढ़ा था हम लोगों ने? प्रॉपर्टीज, सॉरी विस्कोसिटी में। तो विस्कस फोर्स, ठीक है बच्चों? लास्ट वाले बैच ने नहीं पढ़ा था भाई, यथार्थ तुमने नहीं पढ़ा था ना? हाँ, तभी तुम सोच रहे हो क्या पढ़ लिया हमने। विस्कोसिटी है वो, ठीक है? तो विस्कस फोर्स में भी वो पिक्चर में आता है, बट एक फ्रिक्शनल फोर्स तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जो पोटेंशियल एनर्जी, अब हम वापस फोकस करते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। एक्चुअल में पोटेंशियल एनर्जी इज मेनली डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेस। पोटेंशियल एनर्जी जो डिफाइन होता है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए डिफाइन होता है और किसी के लिए नहीं होता। अब क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, तो इसके लिए भी हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करेंगे। इज दैट क्लियर? इसके लिए भी हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं। इसीलिए हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग क्या कह रहे हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर बच्चों? तो प्राइमरी चीज यही होती है कि भाई हम क्यों यहाँ पे पढ़ रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। मेन रीजन यही है क्योंकि हम यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को डील कर रहे हैं, और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और अगर कोई कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया जा सकता है। इज दैट क्लियर? इसलिए यहां पे हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो क्लियर हो गई बात बच्चों पोटेंशियल एनर्जी? अब हेडिंग लिखो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। देखिएगा बच्चों, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो ये क्लियर होगी ना कि क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है इसीलिए हम डिफाइन कर पा रहे हैं। प्राइमरी चीज यही है। अब डेफिनेशन क्या हो सकती, क्या होती है? तो एक बात और समझिएगा आप लोग, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा किसी न किसी एक सिस्टम के लिए डिफाइन होती है। किसी इंडिविजुअल बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं होती है। इट इज मेनली डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। सिस्टम मतलब जैसे पॉइंट मासेस है ना, तो कम से कम 2 पॉइंट मास होने चाहिए, 2, 3, 4, 5। इंडिविजुअल पॉइंट मास के लिए तुम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन नहीं कर सकते। अरे सिंपल सी बात है ना बेटा, ये बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा तभी तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। क्या इंडिविजुअल मास, एक सिंगल पॉइंट मास, क्या कोई फोर्स जनरेट कर पाएगा? वो तो फोर्स तभी आ पाएगा जब दूसरा मास आएगा, दोनों मास एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। एक सिंगल जो बॉडी है, अगर वो अट्रैक्शन फोर्स डेवलप कर पाए किसी तरीके से, तो पोटेंशियल एनर्जी आएगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ आ रहा है? वी नीड ग्रेविटेशनल फोर्स फॉर द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? इसीलिए जो मैं कह रहा हूँ उस बात को समझिए कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपली मैं बात करूँ इन जनरल,
जो पोटेंशियल एनर्जी है वो तभी डिफाइन हो सकती है जब कोई सिस्टम हो, व्हेन देयर इज अ सिस्टम। इज दैट क्लियर बेटा? इट इज डिफाइंड फॉर अ सिस्टम। तो कम से कम अगर, क्योंकि हमारी स्टडी रिस्ट्रिक्टेड है अभी पॉइंट मासेस तक, मैंने तुमसे पहले ही बोला था, तो अगर मैं केवल पॉइंट मासेस की बात करूं तो कम से कम 2 पॉइंट मास होने पड़ेंगे, तभी उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम डिफाइन कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? तो लाइक this is a mass m1 and this is a mass m2 and the separation between them is r, और इसके लिए अपने को ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करनी है। ठीक है, तो जब भी किसी सिस्टम के लिए, या इस सिस्टम की मैं बात कर रहा हूं मेनली, हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने जा रहे हैं। बेटा पोटेंशियल एनर्जी से मेरा मतलब हमेशा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। ये बोलने में बहुत भाई मुश्किल होता है इतना बड़ा टर्म, इसीलिए मैं केवल पोटेंशियल एनर्जी कह रहा हूँ, लेकिन उसका मतलब हमेशा यही है अभी। ठीक है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम के लिए डिफाइन हुआ, कम से कम 2 मासेस चाहिए थे। अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, उसका बड़ा सिंपल सा डेफिनेशन है। देखो कि ये जो एक सिस्टम तुमने कंस्ट्रक्ट किया है, बनाया है, इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जो वर्क डन करना पड़ेगा अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स, वो वर्क डन ही क्या कहलाएगा इस सिस्टम का? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मेरी बात सुनना, अभी मैं पूरा बना के दिखा दूंगा, बट आप सुनना पहले मेरा। ये जो सिस्टम बना है, इस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन ही इस सिस्टम का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। तुम कहोगे कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो उसकी बड़ी सिंपल सी कहानी है। और सुनना मेरी बात, जो मैं बोलना चाहता हूँ, जो मैंने डेफिनेशन बोली ना, उसी को अब एक तरीके से एक डायग्राम बना के और फिर इक्वेशन लिख दूंगा मैं। होता क्या है कि पहले ये मासेस दूर दूर थे, लेट से ये यहाँ था, ये यहाँ था, मतलब एक तरीके से इनके बीच का सेपरेशन इनफाइनाइट है, कोई इंटरेक्शन नहीं। इनफाइनाइट का मतलब समझते हो? इनके बीच में अभी कोई इंटरेक्शन नहीं है, बहुत दूर दूर है ये। तुम्हें ये सिस्टम बनाना है, तुमने ये पकड़ करके यहाँ रख दिया, मतलब इसको उठा करके यहाँ रखा। जब तुम इसको यहाँ से यहाँ ले जाओगे, ये बताओ ये कोई फोर्स लगा पाएगा क्या? ये तो इन्फिनिटी पे बैठा, बहुत दूर बैठा हुआ है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, ये कोई फोर्स नहीं लगा सकता। मतलब जानते हो, इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में ग्रेविटेशनल फोर्स है ही नहीं, तो एक तरीके से जीरो वर्क करना पड़ेगा। हमें वर्क डन वही लेना है जो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट है। इज दैट क्लियर बच्चे? तो इसको यहां से यहां तक लाने में कोई वर्क करना नहीं पड़ा, क्योंकि इसने कोई फोर्स लगाया नहीं। इंटरेस्टिंग पार्ट अब शुरू होगा, क्योंकि अब जब तुम इसे लेके यहां से यहां ले जाओगे ना, अब क्या होगा? ये ऑलरेडी आ चुका है। अब जब तुम इसको लेके आओगे ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जानते हो क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा अपनी ओर, अट्रैक्ट करेगा। इज इट क्लियर? लेकिन तुम इसे ऐसे पकड़ के ला रहे हो। अब देखो, समझो, इस हिस्से को समझिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं। ये अट्रैक्ट कर रहा है और हम इसे पकड़ के ले जा रहे हैं, तो हम बेसिकली कर क्या रहे हैं? इसको मूव करने से रोक रहे हैं, अपने आप नहीं जाने देना है, धीरे धीरे ले जाएंगे, धीरे धीरे। ये खुद ही अट्रैक्ट होकर के आना चाहता है यहाँ पे, लेकिन हम इसे अट्रैक्ट होकर नहीं जाने देना है, अपने को उसे पकड़ना है, उस अट्रैक्शन को जीरो करना है। अगर ये फोर्स एफ लगा रहा है ना इधर, तो हम एग्जैक्टली हाथ से उसे ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे। मेरी बात समझ आ रही है? हमने जो वर्क किया वो वर्क डन है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी। हमने जो वर्क किया है, आप इसको ले जा रहे हो धीरे धीरे, ये अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन हम इस अट्रैक्शन के अपोजिट में इसे पकड़ के ले जा रहे हैं। भाई अट्रैक्ट कैसे करने देंगे? फोर्स क्या है? जीरो। एक तरीके से धीरे धीरे ले जाएंगे, यहां से यहां तक ले गए। तो तुमने क्या किया? ये जो अट्रैक्शन दे रहा था उसके अगेंस्ट में वर्क डन किया, और जो भी वर्क डन तुमने इस सिस्टम को बनाने में किया, वो इसका क्या कहलाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। इज इट क्लियर? वो क्या कहलाएगा? इसका पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बड़ी अलग सी है, इसीलिए मैं इसको एक बार डिफाइन करना चाहता हूं, क्योंकि मैं वापस इसको इलेक्ट्रोस्टैट्स में डिफाइन करूंगा। एक्चुअली जो मैं पढ़ा रहा हूं सब एक एक क्वेश्चन तक तुम्हें वहां रिपीट मिल जाएगा। तो इंटेंशन ये है कि एक बार आपको रियलाइज हो जाए, वो जरूरी है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने क्या बोला था तुम्हें कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी सिंपली
एक सिस्टम जब बनाया जाता है, उस सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट जैसे हम कर रहे हैं, एक्सटर्नल एजेंट मतलब कोई भी फोर्स नहीं, एक्सटर्नल एजेंट लाइक जैसे मैं कर रहा था। इज इट क्लियर? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने में ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट जो भी वर्क डन करना पड़ता है वो उस सिस्टम का क्या कहलाता है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और कैसे वर्क करना पड़ा तो मैंने तुम्हें बताया, जब ये दोनों इनफाइनाइट दूरी पे थे, इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं था, m1 को लेकर क्या है, तुम्हें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ा। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन था नहीं। मेहनत कहाँ शुरू हुई? जब ये आ गया। मेहनत कब शुरू हुई? जब ये आ गया, क्योंकि अब अट्रैक्शन आ रहा था तो तुम्हें इसे होल्ड करके ले जाना पड़ा धीरे धीरे, ठीक है। और होल्ड करके जब तुम्हें धीरे धीरे ले जाना पड़ा तो इसके अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ा, और यहाँ तक लेकर क्या जो तुमने वर्क डन किया एक्चुअल में वही वर्क डन क्या हो जाएगा? वही वर्क डन क्या बन जाएगा बच्चे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। आर यू गेटिंग दिस थिंग बेटा? पक्का? तो ये कहानी है। मैं तुम्हें यहाँ पे कोई मैथमेटिकल डेरिवेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, वो आगे कर लेंगे। अभी तो मैं सीधे फॉर्मूला लिख दूंगा, बट ये बेसिक डेफिनेशन जरूर समझ आने चाहिए। इज इट क्लियर? इसको मैं डिक्टेट कर रहा हूँ लिखना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फॉर अ सिस्टम, for a system is defined as work done in constructing that system, work done in constructing that system against the gravitational force, against the gravitational force, अगेंस्ट दी ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशनल पुल, जो भी कह दो। बात समझ आ गई बच्चों? आई होप जो मैंने तुम्हें बताया था वही लिखवा दिया है, बस आप जो मैंने बात बोली है ना वो ध्यान रखना। इसको मैं इंटीग्रेट करके रिजल्ट भी निकाल सकता हूँ, बट मैं उसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ अभी। मैं सीधे फॉर्मूला लिखूंगा। और जब भी ऐसे दो पॉइंट मासेस आपको r डिस्टेंस पे मिलते हैं तो उनके बीच का जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो आएगा, इट्स वैल्यू इज ये आता है, ये वैल्यू आती है -G(m1m2)/r। अच्छा, ये वर्क डन नेगेटिव आना भी चाहिए था वैसे, जानते हो क्यों? तुम ऑपोजिट में फोर्स लगा रहे थे। ये देखो, तुम डिस्प्लेस इधर कर रहे हो लेकिन तुम्हें फोर्स इधर लगाना पड़ रहा था। जानते हो क्यों? क्योंकि ये तो खुद ही अट्रैक्ट कर रहा था, तुम्हें उस फोर्स को काउंटर करना था, कैंसिल करना था। तो तुम एक्चुअल में फोर्स इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेस कहाँ कर रहे थे? इधर। तो पढ़ा है ना, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो वर्क डन क्या आता है? नेगेटिव आता है। वो नेगेटिव आना भी चाहिए था। आर यू गेटिंग दिस थिंग बेटा? सो यू विल गेट दैट नेगेटिव वैल्यू। पार्डन? एक्चुअल में होता क्या है ना, जब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं ना तो उसमें एक टर्म मैंने बोला भी नहीं, दैट डिस्प्लेसमेंट इज वेरी स्लो। ऑलमोस्ट फोर्स शुड बी जीरो, वेलोसिटी शुड बी जीरो। बहुत स्लोली डिस्प्लेस कर रहे हैं, ऑलमोस्ट वेलोसिटी शुड बी जीरो। तो डिस्प्लेस तो करना ही करना है क्योंकि वर्क डन करना है, बट उस डिस्प्लेसमेंट के इसमें ऑलमोस्ट वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, फोर्स जीरो होना चाहिए।
क्योंकि अगर तुमने वेलोसिटी दी तो वर्क डन ज़्यादा करना पड़ेगा, और हमें वेलोसिटी नहीं देना, हमें जस्ट उसे उस पॉइंट से वहाँ तक पहुँचाना है। इज इट क्लियर? क्या ये बात क्लियर हो गई क्या? भाई डेफिनेशन देखो है इसकी ऐसी, तुम ये मत सोचो कि कोई इसके लिए आसान रास्ता है अपने पास। डेफिनेशन तो पूरी ही है, जितना मैंने बोला उतना ही थोड़ा ध्यान रखना। और फॉर्मूला ये है अपने पास, माइनस GM1 M2 अपॉन R, दिस इज द वैल्यू। इज इट क्लियर? दिस इज द वैल्यू। देखो जब भी एनर्जी अगर आ गया पिक्चर में तो आपके पास काफ़ी कुछ स्कोप आ जाता है क्वेश्चंस का। तुम अभी देखो लास्ट में जब मैं ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा रहा था तो मैंने तुम्हें बस एक फोर्स पढ़ाया था, उस पर बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन ले लिए थे, क्योंकि एक जनरल फोर्स आ गया तो फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। सेम चीज़ यहाँ पे, आप एनर्जी अगर आ गया यहाँ पे, अगर आपको एनर्जी मिल गई यहाँ पे तो एनर्जी से रिलेटेड आपसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पूछी जा सकती हैं, करवाई जा सकती हैं। आप लोगों ने वर्क एनर्जी चैप्टर पढ़ा था, आप खुद देखो वहाँ पे स्प्रिंग की एनर्जी को हम लोग बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे होते थे, पोटेंशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को यूज़ करते थे, काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करते थे, बहुत ज़्यादा यूज़ किया है हम लोगों ने। अब यहाँ पे देखो नया टर्म आ गया अपने पास, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब नया टर्म आ गया, वैसे ये वही वाली पोटेंशियल एनर्जी है जो हमने पढ़ी थी, बट वहाँ पे mgh लिखते थे, वहाँ पे हम ये मान के चलते थे कि mg कांस्टेंट है, mg को कभी वेरिएबल नहीं लिया था। लेकिन यहाँ पे हम वो फोर्स पूरा जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो ले रहे हैं। इज इट क्लियर? तो एनर्जी आ गया है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे बहुत सारे करवाए जा सकते हैं, बहुत सारे बताए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? इसमें एक बात और है जो मैं बताना चाहता हूँ, पहले से नोट कर लो, मैं उसके बाद बात बताता हूँ। नोट कर लिया क्या तुम लोगों ने? नहीं बेटा, डायमेंशनली गलत हो जाएगा। पहले तो डायमेंशन पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? वही गलत हो जाएगा। फोर्स का डायमेंशन, भाई फोर्स क्या था? GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, तो फोर्स का डायमेंशन आएगा ना। तो वैसे सवाल पूछा क्यों तुमने मेरे से? ये मुझे तो यही पूछना चाहिए, तुमने पूछा ही क्यों ये? मैं तो वैसे ही बोल रहा हूँ रट लो इसको, मैंने कुछ प्रूफ नहीं किया है इसका। फॉर्मूला परफेक्ट है बच्चे, डोंट वरी। चलो, तो हम बात कर रहे थे इसमें ये फॉर्मूला होगा। वैसे मैं क्या बोलने वाला था भूल ही गया, हाँ याद आ गया। इसमें देखिए कभी अगर आपके पास इस तरीके से we have 3 masses और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और आपसे कहता है सिस्टम की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होगी। तो बस ये ध्यान रखना, इसके बीच में फोर्स लगेगा तो इसका एक पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा, इसके बीच में फोर्स लगेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा, और इसके बीच का फोर्स लगेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी का टर्म आएगा। मतलब जितने भी ये ग्रेविटेशनल फोर्स के पेयर होंगे उतने टर्म्स तो आने वाले हैं। मैं अगर अलग अलग करके लिखूँ ना तो मैं ये लिखूँगा माइनस GM अपॉन ए इन दोनों के लिए, फिर इन दोनों के लिए माइनस GM अपॉन ए इन दोनों के लिए, हाँ क्या कह रहे हो तुम लोग? अरे सॉरी, हाँ तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। यहाँ पे देखो, ये बताओ सब कोई बायो वाला बैठा है क्या? पूछ रहा हूँ मैं, कोई बायोलॉजी से तो नहीं है ना? PNC पढ़ा था तुम लोगों ने? किसने नहीं पढ़ा? ईमानदारी से बताओ, सबने पढ़ा है PNC? तुमने नहीं पढ़ा? कोई नहीं, मैं तुम्हें रटवा दूंगा। बाकियों ने अगर पढ़ा हुआ है ना तो बस एक बड़ी सीधी सी बात है, सुनना मेरी बात ध्यान से। मुझे ये बताओ, यहाँ पे जैसे देयर आर द 3 मासेस, अपने को अगर ग्रेविटेशनल पुल चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर प्रोड्यूस करना है तो कम से कम 2 मासेस होने चाहिए, 2 मासेस होने चाहिए। तो मैं ये तुमसे क्या बोलूँगा कि देयर आर द 3 मासेस
और जितने इन तीन मासेस से दो के यूनिक पेयर बनेंगे, ये वर्ड यूनिक वर्ड इंपॉर्टेंट है, यूनिक पेयर, क्योंकि दो मासेस का पेयर अगर बन गया तो उनके बीच में एक इंटरैक्शन है। तुम खुद देखो ना, मैंने बताया, ये देखो इन दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन, इन दोनों के बीच में एक इंटरैक्शन, इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन। तो कभी भी ये मासेस दिए जाएं, जैसे यहाँ पे 3 मासेस हैं, तो इन 3 मासेस से दो के जितने यूनिक पेयर बनेंगे उतने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स आएंगे, क्योंकि उतने ही फोर्स लगेंगे। जैसे इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स। अब ये तो 3 है, गिनती कर ली हमने, 10 देता तो कैसे करोगे? तो गिनती करनी पड़ेगी ना आपको, फिर कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो तरीका ये होता है कि जितने भी दो के यूनिक पेयर बनेंगे, यूनिक कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो उतने टर्म्स आएंगे पोटेंशियल एनर्जी के। और यूनिक कॉम्बिनेशन के लिए क्या यूज करते थे? NC2, याद आया? तो अगर n टर्म्स होंगे, n मासेस होते तो NC2, और NC2 की वैल्यू कितनी आती है बेटा? जिसको नहीं याद है कोई नहीं, रट्टा मार सकते हो। n मासेस हैं तो इतने पोटेंशियल एनर्जी के टर्म आएंगे। जरा इसको तुम रख के देखो, 3 है ना, जरा 3 रख के देखो, डेफिनेटली आंसर 3 आएगा, डेफिनेटली आंसर 3 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? तो अपने को कभी ऐसा सिस्टम दिया है ना, तो अपने को देखना पड़ेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन इसलिए भी इजी था क्योंकि सबका डिस्टेंस सेम है। तुम आंख बंद करके या दिमाग बंद करके कभी हमेशा सीधे ऐसे मत लिख देना, आपको सिस्टम देखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आपको नंबर दे रहा है कितने टर्म्स होंगे, ये फॉर्मूला आपको वैल्यू नहीं दे रहा। वैल्यू किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है? मासेस के प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहा है और उनके बीच के सेपरेशन पे डिपेंड कर रहा है। आर यू गेटिंग दिस थिंग बच्चों? तो ये बात नोट कर लो, कुछ पूछना हो तो मेरे से पूछ लेना। बच्चों बात क्लियर हो गई आप सभी लोगों को? दैट्स गुड। तो एक आसान सा एग्जांपल देता हूं, उसे आंसर करना और गलत मत करना। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का ही क्वेश्चन है वो, बस। इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, माइनस ध्यान से देखो, ये जो उछल के आंसर देते हो ना, पहले देख लो। नहीं, उसी लिए तो कहानी सुनाई थी मैंने। माइनस 2√2, नहीं शायद दूसरा वाला टर्म गलत है क्या? देखो एक एक करके बताओ। माइनस तुमने क्या बताया था? समझ आ गया क्या गलती की है तुमने? तुम्हारा नाम भूल गया हूँ मैं, क्या था? हाँ, गर्वित। जल्दी आंसर देना ज़रूरी नहीं है, पता है तुम्हें। तुम सही आंसर दोगे तो वैसे तुम्हें रिवॉर्ड तो दूंगा नहीं, और गलत आंसर के लिए डांट और पड़ेगी, तो आराम से दो।
निकाल लिया भूमि तुमने? निकालो निकालो। एक्चुअल में पिछले क्वेश्चन में डिस्टेंसेस सारे सेम थे, यहां पे दो डिस्टेंस अलग आने वाले हैं। ये समझ आता है? देयर आर द 6 टर्म, 4c2 6 आएगा। इस वाले फॉर्मूले में रखो ना n(-1/2) में, जैसे ही 4 रखोगे तो 6 आएगा। 6 टर्म्स होने वाले हैं। अब तुम्हें गिनती तो करनी पड़ेगी, गिनती तो काउंटिंग तो करनी पड़ेगी भाई। तुम इसको कैसे भी करो, तुम्हारी चॉइस है। जैसे भाई काउंटिंग तुम्हारी चॉइस है। देखो मैं नाम दे देता हूं, ये इससे इंटरैक्ट करेगा एक टर्म, ठीक है, ये इससे इंटरैक्ट करेगा, ये इससे इंटरैक्ट करेगा। अब यहां पे दो टाइप के टर्म मिलेंगे तुम्हें। एक वो टर्म होगा जिसमें मासेस के बीच का सेपरेशन a होगा, एक वो टर्म होगा जिसमें मासेस के बीच का सेपरेशन a√2 होगा। वैसे तुम देख सकते हो दो ही हैं ऐसे, एक ये होगा और एक ये होगा, दो टर्म ही होंगे। तो 6 में से 2 गए तो कितने बचे? 4 बचे। 4 टर्म्स किसके होंगे? ये होगा। और 2 टर्म किसके होंगे? डायगोनल वाले होंगे बच्चे। तो डायगोनल वाले कैसे लिखोगे? माइनस, और माइनस क्यों ऐसे लिखो, 2 - gm² अपॉन a√2, ये आंसर आएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग और नॉट? कुछ गलत लिखा गया मैंने भाई? दो डिस्टेंस थे, दो टाइप के सेपरेशन थी, तो मैंने दोनों को काउंट किया, टोटल 6 था। इज इट क्लियर? अब देख लो बच्चे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। देखो फॉर्मूला एक ही अपने पास, बट उसको यूज करना है, अपने को अप्लाई करना है। अच्छा एक थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन दूं मैं? काउंटिंग में मेहनत है, गलती मत करना। ये तो सब आसान वाले हैं, ये तो मैं सीधे सीधे गिनती करके भी लिख देता, इनमें तो ज़्यादा अकल लगानी नहीं थी अभी तक। बट अगला क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, उसमें थोड़ी मेहनत है, और ध्यान से करना बस। कुछ भी नया नहीं है, कुछ भी अलग नहीं, जितना मैंने बताया उतने से हो जाएगा, बट थोड़ी स्किल यूज़ करनी पड़ेगी आपको अपनी। ये क्यूब है और सारे मासेस m के हैं वर्टेक्स पे, और साइड लेंथ कितनी है? a। क्यूब है, क्यूब समझते हो ना भाई? हाँ, साइड लेंथ a है और सारे मासेस वर्टेक्स पे रखे हैं और उसका मास m है। सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालो। अरे बेटा विद फैमिली मत निकालो, जेई में सपरिवार थोड़े लेके जाओगे कि भाई भाई कोई बुला लिया कॉलेज से, हैं? अपना सॉल्व करो, पहले कर लो फिर गलती ढूंढना। अच्छा ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है कभी? गलत। एक 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 करके, हाँ गलत। एक एक करके भी, एक एक करके, हाँ हाँ। तुम क्या बता रहे थे बेटा? इसने क्या बोला था? भूल गए। हाँ तुम बता रहे थे मेरे को। गलती कर दी थोड़ी तुमने। करो करो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ बताओ भाई तुम। बाटी को बताने दो ये बेचारा। हाँ ठीक है, हमारा भी अनमोल ही है।
मनन तुम्हारा है कि नहीं है? अरे वो दूसरा वाला मनन कहाँ गया भाई? आज छुट्टी मना ली? अच्छा उधर बैठता है क्या वो? नहीं वो तो इसी क्लास में बैठा था ना कल, उधर ही बैठा था। तो तुम लोगों को क्या कोई रोल किस किस बेसिस पे डिवाइड किया है उन्होंने? हमें लगा ABCD कुछ नाम वाम के हिसाब से डिवाइड किया। बताओ मनन, तुम नहीं बता रहे हो? यही वाला जो बोल रहा था यही आया है क्या? पक्का खुद से निकाला कि सब एक साथ ही बैठे हो? हाँ हाँ, अधूरा है अभी, कंप्लीट नहीं है। तुम्हारा कितना आ रहा है पीछे? यही वाला जो उसने आंसर बताया है? गलती हो गई थोड़ी। हाँ -12, हाँ दूसरा वाला बताओ। बस नहीं, गलत है अभी। भाई सबसे पहले तो ये बात श्योर है ना कि ये 8C2 कितना आएगा? 28 टर्म। सब शुरुआत तो यहीं से होनी चाहिए ना, गिनती काउंटिंग तो उसके बाद शुरू होगी। अब स्टार्ट तो यहीं से करोगे। अब यहां पर तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि जो डिस्टेंसेस हैं वो कितने टाइप के हैं। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन याद है, मैंने तुमसे बोला था कि मासेस के बीच का सेपरेशन a है और a√2 है, याद आया? यहां पर देयर आर द 3 काइंड्स ऑफ सेपरेशन। एक वो है जब इनके बीच का सेपरेशन a है, याद आया? और दूसरा जब √2a फेस डायगोनल ना, ये देखो ना, ये समझ रहे हो? ये और एक और है √3a बताओ मैं कौन सा? ये यहां से वो वाला या यहां से ये वाला डायगोनल, बड़ा वाला डायगोनल, पता है ना? ये भी तो एक डिस्टेंस है। अच्छा ये वाली डिस्टेंस अपने को काउंटेबल है, मैं कहूंगा काउंट कर लो। ये तो 4 ही होंगे, गिनती के टिप पे 4 होंगे। देखो कैसे, एक ऊपर से दूसरा, 2 हो गए, 2 इधर वाले तो 2 इधर वाले, 4 हो गए। यहां से मैं क्या कह रहा हूं, समझ आ रहा है? 4 होंगे ये, सीधे सीधे 4 होंगे ये, तो ये तो 4 हो गए। तो एक टर्म तो मिल गया तुम्हें कि 4 टाइम्स -GM स्क्वायर अपॉन a√3, 4 टर्म तो मिल गए। शुरुआत यहीं से करते हैं। ये पहला टर्म। अभी तो और भी टर्म काउंटिंग करने पड़ेगा। वो एक कौन सा? एक तो a वाला और दूसरा a√2 वाला। मेरे को ये बताओ कैसे काउंटिंग की तुम लोगों ने? ये एक एक करके। हाँ, एक फेस पे 4 है तो 6 फेसेस पे 6 × 4 अरे गलती कर दी तुमने। जानते हो क्या गलती कर दी? तुमने 2 बार गिनती कर ली। वैसे एजेस 12 हुए ना, वो तुमने 2 बार गिनती कर ली। ये जो उसने बोला अप्रोच तो सही थी, गलती की थोड़ी उसने। भाई जितने एजेस होंगे उतने ही तो a के सेपरेशन होंगे, और क्यूब में एजेस कितने होंगे गिनती कर लो, 12 होंगे। आर यू श्योर? अरे देखो ना, गिनती कर लो, 1 2 3 4। अब मैं पूरे नहीं गिन रहा हूँ, मतलब होंगे 12, काउंट करके देख लो, डायग्राम में भी देख सकते हो तुम। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मैं 12 तक ही पहुंचूंगा। गलत हो भी रहा होगा तो भी 12, क्योंकि मेरे को याद है
बट मेरा ये श्योर है कि सबको पता है 12 एजेस होंगे और उसको एक पेयर काउंट करना होता है, पता है ना? तो ये बताओ क्या मैं लिख सकता हूं 12 टाइम्स, ये माइनस लगा दे रहा हूं मैं यहां पे, ये दूसरा टर्म। अब तो हो गया, टोटल 28 थे, कितने हो गए? ये 16 हो गए, तो बचे कितने? 12। तो तीसरा तो गिनने की जरूरत ही नहीं है, पता है 12 ही है। तो ये कितना आ जाएगा? -12 GM²। कदम क्लियर हुई बात? ये आंसर आएगा इसका, ये आंसर आएगा। इज इट क्लियर? ये कहानी है। तो देखो मैं तुम्हें सही बताऊं तो पोटेंशियल एनर्जी लिखना भी इंटरेस्टिंग पार्ट है। ये तो एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, मैंने करा दिया। क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जा सकते हैं, थोड़ी सी मैथमेटिकल स्किल की भी जरूरत पड़ती है। और ये देखो इस क्वेश्चन में है क्या? कुछ नहीं है, तुम काउंटिंग कर रहे हो बैठ के। फॉर्मूला तो तुम क्या लगा रहे हो? -GM1M2 अपॉन ए ही तो लगा रहे हो, और अपने को यहाँ पे काउंट करना पड़ रहा है। इज इट क्लियर? चलो अब इसमें एक क्वेश्चन और लेते हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालने का नहीं, पोटेंशियल एनर्जी को यूज करके नया क्वेश्चन जो मैं लेने जा रहा हूँ बेसिक क्वेश्चन है, बट हाँ सही से करना उसको। ओके, तो बच्चों ये क्वेश्चन क्लियर है आप सभी लोगों को? अब देखो जरा, देयर आर द टू मासेस m एंड 2m, एक स्मूथ सरफेस पे रखे हैं। ये सरफेस स्मूथ है, दिस इज अ स्मूथ सरफेस, समझ गए ना? स्मूथ सरफेस पे रखे हुए हैं और इनके बीच का इनिशियल सेपरेशन 2a है, दैट इज गिवन टू यू। डेफिनेटली एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे ये, और म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से इनके बीच का सेपरेशन ए हो गया। इनिशियल कंडीशन है एंड दिस इज द फाइनल कंडीशन। क्वेश्चन ये है कि म्यूचुअल अट्रैक्शन की वजह से जब ये सेपरेशन 2a से ए हो गया, उस इंस्टेंट पे इन दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी? उस इंस्टेंट पे इन दोनों की वेलोसिटीज क्या होंगी? क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर होगी या स्पीड क्या होगी? मतलब मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। मुझे ये बताओ पहले, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर है? करो, इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बट थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्या कह रहे हैं बच्चे? पता नहीं, मेरे को आंसर नहीं याद है, मुझे भी निकालना पड़ेगा।
√2g अपॉन है। तुम्हारा भी आ रहा है यश? कितना? √2 मुझे m की वेलोसिटी बता दो। √2 अच्छा 2 टाइम्स √(gm/a)। किसका वेलोसिटी है ये? मुझे तो दोनों की चाहिए थे, एक ही कैसे निकाल लोगे? मतलब m का है कि 2m का है? ए पिट जाओगे तुम। पूरे सिस्टम का वेलोसिटी है। सब दौड़ रहे हैं क्या वहां पे? हैं 2 रूट के अंदर है 2। ओके देखो इसमें मान लो ये वेलोसिटी v1 है और ये वेलोसिटी v2 है। सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन पता है ना, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कंजर्व रहेगा। इस समय एनर्जी कितनी है ये हम लिखते हैं, तो इस समय केवल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वेलोसिटी तो है नहीं किसी के पास। तो अभी कितना होगा बताओ जरा? -G(m)(2m)/2a। यही सिखाया था मैंने तुम्हें। और केवल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी इसके पास। अब जो इनिशियल एनर्जी है वही फाइनल एनर्जी होगी, बिकॉज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो टोटल एनर्जी तो कंजर्व ही रहनी है। टोटल एनर्जी इनिशियल ये थी, अब फाइनल में आ जाओ। फाइनल में देखो ये एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी बताओ जरा। ये लिखें +12m(v1)² एंड 12 2m। सबसे पहली इक्वेशन तो यही याद आनी चाहिए तुमको। ये बना लिया था तुम लोगों ने? ये बना लिया था? फिर प्राइमरी चीज है एनर्जी कंजर्वेशन, इसीलिए तो पढ़ाया है भाई ये। एक इक्वेशन और बनेगी, वो किसकी होगी? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। भूले तो नहीं हो? किसी सिस्टम पे लगने वाला अगर नेट फोर्स 0 होता है तो उसका लीनियर मोमेंटम कंजर्व रहता है, यही लाइन होती है। किसी सिस्टम पे लगने वाला अगर नेट फोर्स 0 है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है। राजवीर याद है? ये स्टेटमेंट तो याद होगा। राजश्री याद है तुम्हें? भूल गई? याद है? याद है? अच्छा मैं मुझे लगा कि भूल गए तुम। और भाई सबको याद है? बोले तो नहीं हो ना? यथार्थ, इसका मतलब क्या हाँ कि ना है? नहीं याद है? अच्छा भूले नहीं हो। किसी सिस्टम पे लगने वाला नेट फोर्स अगर 0 है तो सिस्टम का लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट और बहुत यूजफुल स्टेटमेंट है। अब ये बताओ, अट्रैक्शन फोर्स है म्यूचुअल। अगर मैं सिस्टम में दोनों को ले लूं, दोनों को, तो ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये फोर्स इस डायरेक्शन में, ये बताओ नेट फोर्स 0 हो जाएगा? इंडिविजुअल फोर्स 0 नहीं है, इस पे फोर्स 0 नहीं है। जब मैं सिस्टम में इन दोनों को ले रहा हूं तब इस सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है, बिकॉज दोनों पे इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लग रहा है ना? कैन वी कंजर्व लीनियर मोमेंटम? इनिशियल लीनियर मोमेंटम कितना होगा? 0, क्योंकि दोनों के पास स्पीड नहीं है। भाई मोमेंटम क्या होता है? mv होता है ना। 0 हो गया। और फाइनल कितना होगा बताओ? mv1 2m। ये मैंने -v2 क्यों लिखा है, समझ आता है?
मोमेंटम इज अ वेक्टर, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन है तो ये क्या होगा, नेगेटिव। इसलिए मैंने इस डायरेक्शन में वेलोसिटी पॉजिटिव लिया है, तो इस वाली वेलोसिटी को क्या लिया है, नेगेटिव। और यहां से तुम अगर देखोगे ना तो बेटा m v1 बराबर 2m v2, और v1 की वैल्यू जानते हो कितनी आ जाएगी, 2v2 सिंपली। और तुम्हें क्या करना है, v1 की वैल्यू उठा करके यहां रख दो, एक इक्वेशन बचेगी v2 में, तुम v2 निकाल लोगे, और v2 आ गया तो v2 की वैल्यू यहां रख देना तो v1 आ जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? ये एग्जैक्टली कैलकुलेशन है, यही किया था तुम लोगों ने, फिर तो सही आएगा आंसर। तरीका क्लियर हो गया बच्चों, क्या किया है इसमें, मोमेंटम कंजर्वेशन इसमें इंपॉर्टेंट था। और मैंने तुमसे बोला भी था कि भाई, या अभी भी बोल रहा हूँ, मोमेंटम कंजर्वेशन बहुत काम की चीज़ है, बहुत यूज आने वाला है अपने लिए, यूजफुल है, बहुत बहुत काम आएगा अपने लिए। इज इट क्लियर बच्चे? बहुत ही काम आने वाला है इसमें। चलो, तो आई होप थोड़ा बहुत एनर्जी कंजर्वेशन क्लियर हुआ हो तुम लोगों को, पोटेंशियल एनर्जी स्पेशली। आज की क्लास इतनी ही रखते हैं, आप लोगों से थोड़ा पढ़ के आना, ठीक है बच्चों? इन लेक्चर्स को थोड़ा पढ़ के जरूर आना, मैं कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ अभी, मोटिव जो है यही है कि थोड़ा सा सीखो यहाँ से भी, तो आप इसे थोड़ा सा पढ़ के आइएगा। इस टॉपिक को वैसे वापस भी हम रिपीट करेंगे ही करेंगे, बट हाँ, जो भी मैं बता रहा हूँ वो कंसेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा पढ़ के जरूर आना इन चीज़ों को, ठीक है बच्चों?